डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12 की समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में हम पिछले वीडियो में जनसांख्यिकी के अर्थ और जनसांख्यिकी किस समय एक विषय के रूप में सामने आई, इस पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम जनसांख्यिकी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र में जनसांख्यिकी का क्या उपयोग है, या समाजशास्त्रियों ने जनसांख्यिकी से कुछ आंकड़े क्यों लिए, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि जब जनसांख्यिकी आंकड़े पहली बार इकट्ठे किए गए तो इन्होंने सामाजिक आंकड़ों के तौर पर समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के लिए एक प्रबल आधार प्रस्तुत किया। ये आंकड़े समुदाय के बारे में संख्यात्मक विशेषताएं बताते थे, जिसके चलते सामाजिक प्रघटनाओं के अस्तित्व के लिए मजबूत और ठोस तर्क प्रस्तुत किए गए। इसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक प्रघटनाएं यानी जो घटनाएं समाज के अंदर होती हैं, पाई जाती हैं और वो एक समुदाय या एक समाज विशेष की विशेषताएं हैं, तो उनको समाजशास्त्री इन संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर और विश्लेषित कर पाए और यह कह पाए कि हम जो बात कह रहे हैं वह कहीं न कहीं सही है। इसका एक बहुत ही इनिशियल उदाहरण हमें दिखता है एमिल दुर्खाइम भी इनको कहा जाता है। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्ययन है जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट किया। इनकी एक बुक है सुसाइड करके, जिसमें वे बताते हैं कि आत्महत्या सामाजिक कारणों से होती है। चाहे आत्महत्या यह लगती है कि वह कोई एक व्यक्ति कर रहा है, यह कोई इंडिविजुअल मामला आपको लग सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले में व्यक्ति की परिस्थितियां या कारण अलग होने के बावजूद ये एक सामाजिक प्रघटना है, सभी समाजों में पाई जाती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के कारक व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आपकी पाठ्यपुस्तक में दो मुख्य जनसांख्यिकी सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। हम उन जनसांख्यिकी सिद्धांतों को अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो जनसांख्यिकी सिद्धांत या जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया गया है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का दिया हुआ है, जो कि 1766 से लेकर 1834 तक थे। यानी उनका जन्म 1766 में हुआ, 1766 में हुआ और 1834 तक वो जिंदा रहे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक अंग्रेज थे, अंग्रेजी अकेडमिशियन थे या ब्रिटिश अकेडमिशियन थे। उन्होंने ऐसे ऑन पॉपुलेशन 1718 में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक निराशावादी सिद्धांत है। अब हम इसे निराशावादी सिद्धांत या पेसिमिस्टिक प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि माल्थस का जो विचार था वो विचार मनुष्य के कर्म पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बल्कि वो प्रकृति पर ज़्यादा आधारित था। यानी हमारे आसपास जो भी समस्याएं हैं उनको प्राकृतिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। चलिए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित वो क्या बात कहते हैं। माल्थस का कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या दर की अपेक्षा माल्थस का कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है उस दर से जो दर मनुष्य के भरण पोषण के साधनों, विशेष रूप से भोजन की जो दर है वो बढ़ती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ती है बजाय इसके कि जिस दर से भोजन की उपलब्धता होती है। इसलिए वो ये कहते हैं कि चूंकि ऐसा होता है कि मनुष्यों की संख्या
जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है और हमारे उत्पादन के जो साधन है वो सीमित साधन है, इसलिए मनुष्य को सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। इन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या का जो विस्तार है वो ज्योमितीय या गुणोत्तर, जिसे इंग्लिश में हम ज्योमेट्रिक कहते हैं, के रूप में होता है। ज्योमेट्रिक जो चेंज है वो चेंज इस तरह से होता है कि उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, जैसे 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, गुना 2 32। वहीं कृषि के उत्पादन में गणितीय या समांतर अरिथमेटिक रूप से वृद्धि होती है, जो कि 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 यानी कि 2 4 6 8 10 इत्यादि की दर से बढ़ती है। अब वो ये कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहती है, इसलिए समृद्धि को एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो नियंत्रित की जाए। यानी अगर जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो ही हमारे जो भरण पोषण या उत्पादन के जो संसाधन हैं वो टिके रहेंगे और उनकी जो दर है वो जनसंख्या की दर के अनुपात में होगी और हम अधिक गरीब नहीं होंगे। तो अब वो ये कहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय वो बताते हैं। उनके अनुसार 2 तरीके हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, 2 चेक्स हैं, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स। या प्राकृतिक निरोध या अवरोध, यानी जो प्रकृति स्वयं ही जिस तरह से संज्ञान लेकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम करती है, या कृत्रिम अवरोध प्रिवेंटिव चेक्स, जो कि मनुष्य स्वयं लेता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। प्राकृतिक निरोध या अवरोध के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि भूकंप, बाढ़, युद्ध या महामारी, इस तरह की चीजें प्रकृति स्वयं ही लेकर आती है समय समय पर, और उसके चलते जो जनसंख्या है उस वृद्धि को रोका जा सकता है। अगर आज माल्थस होते तो माल्थस कोरोना को भी उसी तरह का एक पॉजिटिव चेक बताते, जिसमें प्रकृति महामारी लाकर जनसंख्या जो वृद्धि है उसको रोकने का उपाय कर रही है। जबकि कृत्रिम निरोध के अंतर्गत आता है कि बड़ी उम्र में लोग विवाह करें, यौन संयम रखें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी जो जनसंख्या है उसके ऊपर कृत्रिम तरीके से अवरोध किया जाए, निरोध का पालन किया जाए। आगे हम ये देखते हैं कि माल्थस का विश्वास था कि बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं, क्योंकि वही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच असंतुलन को रोकने के प्राकृतिक उपाय होते हैं। मैंने बहुत स्टार्टिंग में दूसरा पॉइंट ही बताया था कि माल्थस का जो सिद्धांत है वो निराशावादी सिद्धांत है। अब यहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट होती है कि वो सभी चीज़ों को, जनसंख्या के बीच और खाद्य आपूर्ति के बीच के जो असंतुलन है उसको रोकने के लिए वो मानवकृत जो उपाय हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि ये अनिवार्यता प्राकृतिक निरोध को मानते हैं, जिसमें बीमारियों के रूप में, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो रोकी जा सकती है। तो इस वजह से जो है इनको निराशावादी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आशा नहीं रखते कि मनुष्य अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किसी तरह के जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो माल्थस का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। मुख्यतः दो बड़े सिद्धांत, माल्थस के सिद्धांत की 2 बड़ी आलोचनाएं हैं, क्रिटिक है। पहला जो आलोचना है वो आलोचना ऐतिहासिक अनुभव द्वारा आती है। काफी लोगों ने काफी समय तक माल्थस के इस सिद्धांत को माना, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो ऐतिहासिक अनुभव रहे, उन अनुभवों के तौर पर आर्थिक समृद्धि जो हुई और जनसंख्या वृद्धि हुई, तो इस विचार को कहीं ना कहीं आलोचना मिली। कुछ विचारकों ने इसका विरोध किया, जो ये मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। क्योंकि यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव ने यह खंडन दिखाया। जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप बदलने लगा
और 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश के अंत तक यह परिवर्तन नाटकीय ढंग से जन्म दरें घट गई। अब ये जो चेंज हुआ कि जन्म दर में भी घट गई है और महामारी के प्रकोप पर नियंत्रण किया जाने लगा, तो जो माल्थस की भविष्यवाणियां हैं वो झूठ साबित हो गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी यूरोपीय देशों ने खाद्य उत्पादन और जीवन का जो स्तर है उसमें लगातार उन्नति करी। तो आज हम यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश देखते हैं जिनमें आर्थिक समृद्धि भी हुई है और उन्होंने अपनी जो जनसंख्या है वो एक समय तक बढ़ी है और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया है, यानी मानवकृत जो चेक्स हैं वो उन्होंने लगाए हैं। एक अन्य जो क्रिटिक है वो क्रिटिक आता है लिबरल्स और मार्क्सिस्ट की तरफ से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आता है कि उदारवादी और मार्क्सवादी माल्थस के सिद्धांत की क्या आलोचना करते हैं। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के इस विचार की आलोचना की कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। उनका कहना है कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। यानी भुखमरी और गरीबी का कारण जनसंख्या नहीं है बल्कि आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण है। एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही बहुत से धनवान और विशेषाधिकार संपन्न लोग जीवन विलास में बिताते हैं, जबकि और बहुत सारे लोगों को गरीबी की हालत में जीना पड़ता है। तो मार्क्सवादी ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हुई है इस वजह से हम गरीब हैं, बल्कि गरीबी अन्य सामाजिक कारणों से, जिसमें असमान वितरण एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके कारण हम गरीब, बहुत सारे लोग जो हैं गरीब होते हैं। अब अगर हम चलें दूसरे सिद्धांत की तरफ जिसका नाम है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। यह मॉडल बात करता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई है, यानी किसी भी समाज की आर्थिक विकास की क्या दशा है इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि के भी अलग अलग चरण हो सकते हैं। साथ ही ये बात करती है प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि की एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, यानी सभी समाज एक निश्चित तरह से इन चरणों से गुजरते हैं। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण वो होता है जब जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। दूसरा चरण वो होता है जिसमें जनसंख्या संक्रमण होता है, यानी वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो बहुत ऊंची होती है। और तीसरा चरण जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। अब देखिए, पहले चरण और तीसरे चरण दोनों में जनसंख्या वृद्धि कम है, लेकिन दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस है कि वहाँ पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि दर किन कारणों से कम है और तीसरे चरण में जनसंख्या वृद्धि में क्या अंतर है, कि दोनों कम होने के बावजूद भी दोनों में क्वालिटेटिव जो अंतर है उसको भी हम स्पष्ट करते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, पहले चरण को अगर हम देखें तो प्रत्येक समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना पहले चरण में पाया जाता है, क्योंकि समाज अल्प विकसित होता है और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दर इसलिए कम होती है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए दोनों के बीच का अंतर यानी शुद्ध वृद्धि दर नीचा रहता है। यानी जो समाज जब अल्प विकसित रहते हैं, तकनीकी दृष्टि से पीछे होते हैं, तो मृत्यु दर भी काफ़ी पाई जाती है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी आपके पास जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो जिसके चलते मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। और जब मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो ये टेंडेंसी हमेशा पाई जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मृत्यु दर अधिक है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो जन्म दर है उस दर को भी लगातार समाज बढ़ाए रखना पसंद करता है, इसलिए जन्म दर भी बढ़ती है और मृत्यु दर भी बढ़ती है। दोनों जो बढ़ी हुई हैं, इस वजह से दोनों के बीच का जो अंतर है वो कम होता है। इसलिए हर एक समाज में जब वो अल्प विकसित थे तो शुद्ध वृद्धि दर हमेशा नीची रही है। तो हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत कम चिकित्सा सुविधाएं थी, लोग ज़्यादा मरते थे, लोग ज़्यादा पैदा होते थे, तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा वृद्धि दर नहीं थी। इसके बाद आता है दूसरा चरण, यह है संक्रमण का चरण होता है, जब पिछड़ी अवस्था से समाज उन्नत अवस्था में आ जाता है।
इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। यह जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से भी तात्पर्य है कि एकदम से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मृत्यु दर, रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के कारण अपेक्षाकृत तेजी से नीचे ला दी जाती है। मृत्यु दर कम हो जाती है, जनसंख्या, जन स्वास्थ्य है, हमारे पास बेहतर पोषण है, लोग ज़्यादा समय तक लंबा जीवन जीते हैं, और अपेक्षाकृत अगर समृद्धि भी है तो लोग ज़्यादा समय तक जिएंगे और अपने आप को उसमें तो वो ढाल लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो उनकी प्रजननात्मक व्यवहार है, जो कि पुराने समय में गरीबी और उनकी मृत्यु दरों की हालत के कारण विकसित हो गया था, यानी बच्चों को ज़्यादा जन्म देने की जो प्रवृत्ति थी, उसको बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रकार का संक्रमण पश्चिम यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में था। आज के समय पर अगर हम देखें तो जो कम विकासशील देश हैं, जो गिरती हुई मृत्यु दरों के अनुसार उन्होंने अपने यहाँ मृत्यु दरें तो घटा ली हैं, लेकिन जन्म दर वो नहीं घटा पा रहे हैं। भारत जैसा भी देश इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे पास बेहतर अब सुविधाएं हैं, बेहतर जन स्वास्थ्य है, लेकिन हम जिसके चलते हमारे यहाँ मृत्यु दरें तो कम हो गई हैं, लेकिन हम जन्म दर को अभी भी उस रेशो में नहीं घटा पाए हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होना है वो कम हो। तो भारत में भी जनसांख्यिकी संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर कम कर दी गई है पर जन्म दर उसी अनुपात में नहीं घटा है। और भारत जैसे ही बहुत सारे विकासशील जो देश हैं, वो सभी देश इस सेकंड चरण में, दूसरे चरण में ही आते हैं। अब पहुंचते हैं तीसरे चरण पे। तीसरे और अंतिम चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहती है, जैसे पहले चरण में रहती है, लेकिन ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होती हैं और उनके बीच का अंतर बहुत कम होता है। समाज विकसित हो जाता है, बेहतर सुविधाएं हो जाती हैं और तकनीक के चलते लोग कम मरते हैं तो मृत्यु दर कम होती है। साथ ही साथ लोग जनसंख्या नियंत्रण के तरीके अपनाते हैं और जिसके चलते जन्म दर भी कम हो जाती है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेशनली हायर पोजीशंस पे जो लोग चले जाते हैं, लोग लेट शादी करते हैं, लोग जनसंख्या नियंत्रण के, निरोध के जो तरीके हैं वो अपनाते हैं, जिसके चलते जन्म दर भी जो है इन देशों में कम पाई जाएगी। तो ऐसा समाज जो विकसित हो गया है, तो ज़्यादातर जो यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जनसंख्या कैसे नियंत्रित की है कि जन्म दर भी उनकी कम है और उनकी मृत्यु दर भी कम है। तो कुल मिला के उनकी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कम होती है। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक का बटन दबाएं, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें।